तो चलो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा और भी फैक्टर को जान लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर, पहला पॉइंट तो मास डिफेक्ट हो गया, अब दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाँ, यानी कि आप ये कहोगे कि रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये प्रोटॉन हम लिख सकते हैं या एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हमें जानना है n/p की वैल्यू ऑफ n/p, इसके बारे में ही हमें ये जानना होगा। तो एक चीज़ आप जानिए कि जितने भी एलिमेंट नेचर में हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी के बारे में हम ये देखते हैं कि कुछ के न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं और कुछ के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। तो एक हम जब इनके ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पे हमें एक स्टेबिलिटी बेल्ट मिलता है। क्या मिलता है? स्टेबिलिटी बेल्ट। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट। इसी स्टेबिलिटी बेल्ट के बिहार पर ही हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेबिलिटी बेल्ट क्या है? वो आपका द एरिया विद इन विच all stable nuclei are found is known as स्टेबिलिटी बेल्ट। यानी कि जब हम देखते हैं कि जिस रीजन में न्यूक्लियाई ऑफ एटम जो हो स्टेबल मिल रहा है, तो उसी रीजन को, उसी एरिया को हम स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं। अब उस स्टेबिलिटी बेल्ट के बियॉन्ड या बिलो जो एटम होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, एटम के न्यूक्लियाई होंगे, वो अनस्टेबिलिटी होंगे। वो क्या होंगे? अनस्टेबिलिटी होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ रेडियोएक्टिव nuclei occur outside of this belt, अब वो आउटसाइड क्या हो सकता है? वो अप हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? अप एंड डाउन। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। अभी हमारा n/p रेशियो नहीं है, अभी बस एक हाइपोथेटिकल पॉइंट मैंने बता दिया कि एक स्टेबिलिटी बेल्ट होगा, यानी वो एरिया जिसमें स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेंगे वो स्टेबिलिटी बेल्ट होगा। उसके आउटसाइड, चाहे वो अप और डाउन, जो भी आप रीजन में देखोगे वो आपके अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि जिनके एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास लेस आर इक्वल टू 40, यानी जिन एलिमेंट के एटॉमिक मास वो 40 के इक्वल हो या 40 से कम होते हैं, वो एलिमेंट्स जो होते प्रेफर होते हैं, उन एलिमेंट्स के लिए आप ये देखोगे, ठीक है, उन एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। यानी एटॉमिक मास या मास नंबर इक्वल टू 40 और लेस आर इक्वल टू 40, वो आपके क्या होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट ये भी देखा जाता है कि जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रेटर देन 40 जो होते हैं, वो n/p की रेशियो भी वहाँ पर तो क्या होता है कि प्रिफर्स टू n/p रेशियो जो अटेन करेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को। कुछ मेंबर ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जिनके एटॉमिक मास जो होते हैं, ये जो होता है ग्रेटर देन 40 होते हैं, ग्रेटर देन एलिमेंट्स हैविंग ए एटॉमिक मास या मास नंबर ग्रेटर देन 40, उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो आप ये देखते हो कि वहाँ पर भी स्टेबिलिटी होती है, वो भी स्टेबल होते हैं, है ना। वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आपको फाइंड आउट होगी। जिनकी आप ये कहोगे कि जिनके पास क्या होगा कि ए मोर देन 40 होगा। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि स्टेबिलिटी
stability due to ratio of n and p। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि n and p की रेशियो के रिस्पेक्ट से वहाँ पर स्टेबिलिटी को देखा जाता है। तो अब एक चीज़ आप जानिए कि n बाई p का रेशियो जब वो रेंज 1.0 टू 1.5 हो, किस रेंज में हो, 1.0 टू 1.5 होगा अगर n बाई p का रेशियो, तो वो स्टेबल, वो बिलोंग करेगा स्टेबिलिटी बेल्ट में। कहा होगा स्टेबिलिटी बेल्ट में। अब इसी n बाई पी के रेशियो के रिस्पेक्ट से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा, यानी इसके बिफोर भी अनस्टेबल होगा, इसके बियॉन्ड भी अनस्टेबल। यानी n बाई पी का रेशियो इस रेंज में आ रहा है तो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ रहा है, वो न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट में आएगा। तो अब यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि अगर वो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ रहा है तो अनस्टेबिलिटी बेल्ट के लिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन, पहला कंडीशन हम लोग बनाते हैं कि व्हेन, कि यहां पर आप ये देखो कि अगर वहां पर क्या हो गया कि n बाई पी के रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट के एवव हो, इफ व्हेन n बाई पी एवव टू स्टेबिलिटी बेल्ट, कहाँ हो, स्टेबिलिटी बेल्ट के n बाई पी का रेशियो जो हो स्टेबिलिटी बेल्ट के एवब हो, देन इमिट्स, क्या इमिट्स करेगा वो, देन वो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट तो इमिट्स करेगा बीटा पार्टिकल, इमिट्स बीटा पार्टिकल्स फॉर स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजेशन के लिए क्या होगा कि वो आपका बीटा पार्टिकल इमिट्स करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर n बाई पी की वैल्यू स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आ रहा है, यानी कि इस रेंज से बियॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू बड़ा है, n आपका बहुत बड़ा है p से, n इज़ ग्रेटर देन p है। तो n p का रेशियो जो होगा वो n और p दोनों वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, एक प्रोटॉन और एक आप ये कह सकते हो कि बीटा पार्टिकल्स को यहाँ पर इमिट्स कर देगा प्लस -1e0, है ना, इसको आप बीटा पार्टिकल्स, और यहाँ पर न्यूट्रिनो, तो ये आपका न्यूट्रिनो तो वो निकलता रहेगा, न्यूट्रिनो हर रिएक्शन में एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ये इमिट्स होते हैं क्योंकि इनके पास मास और चार्ज कुछ होता नहीं है, ये न्यूट्रल टाइप के होते हैं। तो आप ये देखिए कि व्हेन n इज़ ग्रेटर देन p, n आपका p से बड़ा हो और आपका बड़ा होने के साथ साथ n बाई पी के रेशियो जो हो वो एबव टू स्टेबिलिटी बेल्ट हो, स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर हो, तो वो बीटा पार्टिकल्स को इमिट्स करेगा। किसको इमिट्स कर रहा है? बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल इसलिए इमिट्स कर रहा है क्योंकि जिससे न्यूट्रॉन, आपका न्यूट्रॉन नंबर कम हो जाए और दूसरी चीज़ प्रोटॉन नंबर भी बढ़ जाता है। तो आप ये देखिए अगर ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो n बाई पी की रेशियो छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप ये देखिए 0n1 स्प्लिट हो जाता है, एक प्रोटॉन, एक आपका ये आपका -1e0 आपका बीटा पार्टिकल, ठीक है। यही सिंबल इलेक्ट्रॉन का भी होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन तो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे नहीं, यहाँ हम बोलते क्या है, इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, ये समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि जहाँ पर ऐसा कुछ होता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। एक सेलेनियम का आइसोटोप हम लोग ले लेते हैं, सेलेनियम 3482। अब ये इसका, ये आपका क्या हो गया, n बाई पी का रेशियो, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुत बड़ा आ जाएगा। तो ये स्प्लिट हो जाता है आपका, किसमें स्प्लिट हो जाता है, 36 क्रिप्टन 82, और यहाँ से क्या होता है कि 2 बीटा पार्टिकल्स वो इमिट्स हो जाती है। तो इस बीटा पार्टिकल्स के इमिशन से क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाए, यानी प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, और साथ में न्यूट्रॉन नंबर उसके रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे कि उसके मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी,
उसके मास नंबर में जितना न्यूट्रॉन निकला रहेगा उतना ही प्रोटॉन वहाँ पर बढ़ जाता है, जितना न्यूट्रॉन वहाँ से कम होगा उतना प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, हो जाता है मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यानी कि सेलेनियम 82 जो हुआ, 34 सेलेनियम 82 जो हुआ, ये आपका बीटा पार्टिकल को इमिट्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ n/p की रेशियो जो है एबव टू स्टेबिलिटी बेल्ट है। क्या है, एबव टू स्टेबिलिटी बेल्ट है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इसी तरीके से बी पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। बी पॉइंट कहता है कि अगर यहाँ पर n/p की रेशियो जो हो लेस देन 1 हो, n/p की रेशियो जो हो वो बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट हो, स्टेबिलिटी बेल्ट के बिलो हो, यानी n/p की वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 से लेस हो, लेस देन 1 से वो छोटा हो, लेस देन 1 यानी इसका मतलब न्यूट्रॉन यहाँ पर कम हो गया, न्यूट्रॉन यहाँ पर कम हो गया और प्रोटॉन यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। और इस केस में जब न्यूट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर आप ये देखोगे, यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। किसका इमिशन होगा, पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। पॉजिट्रॉन को हम एंटी बीटा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि जब ये स्टेबिलिटी बेल्ट के बिलो हो जाएगा तो पॉजिट्रॉन का इमिशन करेगा। ठीक है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अंडरगो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये दो काम कर सकता है। आप ये कह सकते हो कि फॉर स्टेबलाइजेशन emits positron। ठीक है, इसका सिंबल +1 होता है। ठीक है, एंड कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम के सेल। भाई पहले सेल से, पहला जो प्रीवियस सेल होता है उसी से कैप्चर करेगा। तो ये तब होगा जब n/p का रेशियो जो होगा स्टेबिलिटी बेल्ट के बिलो होगा, यानी लेस देन 1 होगा। लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन ही ज़्यादा हो गया है, तो प्रोटॉन आपका स्प्लिट हो जाता है। प्रोटॉन आपका क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। 0n1 और +1 तो ये पॉजिट्रॉन आपका इमिट्स हो गया। तो और न्यूट्रॉन का नंबर, तो इसमें प्रोटॉन आपका क्या हो गया, कम हो गया, और न्यूट्रॉन आपका बढ़ गया। तो अब ये कह सकते हैं कि ये बढ़ गया, ये कम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि n/p का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। n/p का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके लिए कह सकते हैं कि जो केस आएगा, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, 6 कार्बन 11 है, ये आपका 6 कार्बन 11 आपका स्प्लिट हो जाता है किसमें, 5 बोरान 11 में, किसमें, 5 बोरान 11 में, और +1 ये पॉजिट्रॉन को इमिट्स कर देता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि 1p1 ये आपका क्या हुआ कि -1 तब भी ये 0n1 हो जाएगा। यानी कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया और वो न्यूट्रॉन को फॉर्म कर दिया। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद क्या होगा कि वो ऐसा फॉर्म कर दिया न्यूट्रॉन को। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बेरियम जो हुआ, बेरियम 56 133, बेरियम 56 133, ये -1 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सीजियम 55 में, सीजियम 55। और यहाँ से क्या हुआ कि एक्सरेज का इमिशन भी हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर बेरियम 56 133 में क्या हुआ कि n/p का रेशियो जो हुआ लेस देन 1 हुआ, इसलिए ये ऐसा कुछ कर लिया। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है वो के शेल से ही होता है। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि अब द न्यूक्लियाई लाइंग बियॉन्ड द अपर राइट एज, यानी कि द न्यूक्लियाई
एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 सॉरी, ग्रेटर देन 83, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि आउटसाइड द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, द न्यूक्लियाई जो आउटसाइड द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी हो, जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 हो। तो यहाँ पर दोनों केस मिलते हैं, यहाँ पर दोनों केस मिलते हैं आपको कि ये आपके जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, वो आपके आप ये कहोगे कि वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट्स करते हैं, इमिशन ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल भी इमिट्स करते हैं वो, तो अल्फ़ा पार्टिकल मेजॉरिटी में इमिट्स करते हैं वो, ठीक है। तो कहेंगे द न्यूक्लियाई आउटसाइड बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी विच एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 अंडरगो, ठीक है, अंडरगो अल्फा इमिशन, यानी वो आपका अल्फा इमिशन करता है, सॉरी अल्फा इमिशन, EMISSION, अल्फा इमिशन करता है वो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर आपको बता दें कि 92 यूरेनियम 238 है, ठीक है, ये आपका स्प्लिट हो जाता है, किसमें स्प्लिट हो जाता है, 90 थोरियम 234, और यहाँ से क्या निकल जाता है, प्लस 2He4, क्या निकल जाता है, प्लस 2He4, इसी को ही अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, क्लियर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आउटसाइड द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी में न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करे, जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 हो, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि वहाँ अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन, वहाँ बीटा पार्टिकल भी इमिशन होता है। ये मत सोचिए कि वहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन होता है। सम एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज, दिस पॉइंट, आप ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 83 मेंबर्स, वो बीटा पार्टिकल्स को भी इमिट्स करता है। वो क्या इमिट्स करता है, बीटा पार्टिकल्स को। हाँ, बीटा पार्टिकल के इमिशन के लिए वही पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा कि n/p का रेशियो जो हो, n/p का रेशियो वो 1.5 से बियॉन्ड हो, यानी कि स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर हो, स्टेबिलिटी बेल्ट से क्या हो, ऊपर हो। ये मत समझिएगा कि वहाँ पर बीटा पार्टिकल्स का इमिशन के लिए कुछ और कंडीशन हो गई, वहाँ यहाँ पर भी बीटा पार्टिकल के इमिशन के लिए सेम कंडीशन। हाँ, ये देखिए कि ये पॉइंट में बी और ए पॉइंट में क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल इमिशन नहीं हो रहा है, तीसरे पॉइंट में इसमें अल्फा पार्टिकल इमिशन हो रहा है, ठीक है। इसी पार्टिकल इमिशन के रिस्पेक्ट से ही आप ये एक्सप्लेन करते हो कि कौन एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल को इमिट्स करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप जानते रहिए, क्लियर, थैंक यू।